हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ जनसंख्या भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बीए और एमए दोनों क्लासेस को मिला करके आपको टोटल 18 बुक्स पढ़ने हैं ज्योग्राफी में। तो बीए में भी सेमेस्टर वाइज हो गए हैं, तो काफ़ी आपको बुक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपने चैनल पे प्ले लिस्ट के थ्रू हर सब्जेक्ट का, जैसे कि जलवायु विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया, भौतिक भूगोल हो गया, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जनसंख्या भूगोल, इस तरीके से जितने भी बुक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, तो प्ले लिस्ट के थ्रू मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। अगर आप जैसे कि सेमेस्टर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको मानव भूगोल का पहला पेपर होगा। तो उस तरीके से आप प्ले लिस्ट में जाके कि वहाँ से आप देख सकते हैं। वो सारे टॉपिक वहाँ पे रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी आंकड़ा, यानी कि जनसंख्या भूगोल का फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दिया है। और उसमें क्या है कि जनसंख्या भूगोल अर्थ है, परिभाषा है, विषय क्षेत्र है और उपागम है वगैरह। वो वहाँ पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया है। और बाकी ये जनसंख्या भूगोल का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम जो जनसंख्या का जो आंकड़ा होता है उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है और फिर से उसका स्रोत क्या है, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, जनसंख्या आंकड़ों की आवश्यकता तथा महत्व को दर्शाते हुए जनसंख्या आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न हमने देख लिया, अब इसके आंसर को जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो होंगे आप सबको आप देख लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम मतलब बहुत अच्छा नंबर आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। और मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि मेरे पास किताब भी है और सीरीज़ भी है, तो मैं दोनों का ही हेल्प लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको उतना ही पढ़ना है जितना बस आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो इसका आंसर हम जान लेते हैं, आंकड़ों की आवश्यकता, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं ये आंकड़ा है क्या। पहले आवश्यकता बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हम ये है क्या, व्हाट इज़ ए डाटा। तो डाटा आपने सुना होगा। तो ये आंकड़ों का एक ऐसी संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जो विश्व के मापन को प्रदर्शित करती है, ठीक है। और किसी भी संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। किसी भी संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, यानी कि डाटा कहते हैं। इससे उदाहरण के लिए आपको जनसंख्या से संबंधित विभिन्न आंकड़े होते हैं, आपका भूमि उपयोग के आंकड़े के उत्पादन होते हैं, उपभोग कितना हुआ, आयात निर्यात के आंकड़े क्या हैं, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े क्या है। इन सबको आंकड़े से ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तभी अच्छे से पता चलता है कि किसने कितना घाटा हुआ, कितना बढ़ोतरी हुआ। तो हम आंकड़ा से ही हम अनुमान लगा सकते हैं, बिना आंकड़ा से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम आंकड़ा और क्यों जानना चाहिए कि आंकड़ा क्या है और ये हमारे दैनिक जीवन में भी कैसे उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि वर्तमान समय में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति जनसंख्या भूगोल में भी मात्रात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति में तीव्रता आई है, जिसके लिए उपयुक्त तथा विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धि अनिवार्य होती है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विषय की आवश्यकता उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलग अलग तकनीकों तथा विधियों द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। एक जनसंख्या भूगोलवेत्ता को जनसंख्या के विविध लक्षणों के संयुक्त अध्ययन के लिए कई प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई विधियों तथा स्रोतों से एकत्रित करना पड़ता है। भौगोलिक अध्ययन किसी स्थान या क्षेत्र से संबंधित होते हैं, अतः अध्ययन क्षेत्र के आकार के अनुसार सर्वप्रथम आंकड़ों के संग्रह की विधि के चुनाव की समस्या सामने आती है। जब भूगोल का विद्यार्थी छोटे पैमाने स्मॉल स्केल पर कार्य करता है, क्षेत्र सीमित होने के कारण वो आवश्यक आंकड़े स्वयं एकत्रित करने में समर्थ हो सकता है। ऐसे आंकड़े सर्वाधिक विश्वसनीय और उपयोगी होते हैं। लघु क्षेत्रों के संबंध में व्यापक सूचनाएं सरकारी प्रकाशनों या अभिलेखों से प्रायः नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। यही कारण है कि लघु स्तरीय अध्ययनों में, जैसे कि ग्राम, विकासखंड, लघु नगर, ये सभी के लिए जनसंख्या आंकड़ों को शोधकर्ता स्वयं या अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर के एकत्रित करता है, ठीक है। तो आपको ये पता चली गया है कि वर्तमान समय में जो आंकड़ों की आवश्यकता है वो अनेक क्षेत्रों में होती है।
भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में होता है और इसके अलावा भी विभिन्न परिघटनाओं के वितरण वृद्धि को जो सारणीबद्ध के रूप में आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर अनेक ऐसी परिघटनाएं हैं जैसे कि जो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, और जैसे आप किसी देश में नगर और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अध्ययन हेतु कुल जनसंख्या, कितना घनत्व है, लिंगानुपात, प्रवासियों की संख्या कितनी है, व्यावसायिक संरचना, उद्योग, यातायात एवं संचार से संबंधित विभिन्न आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार किसी क्षेत्र के अध्ययन हेतु फसलों की उत्पादकता, उसकी उत्पादन, वर्षा की मात्रा क्या है, सिंचित होने वाले क्षेत्र, उर्वरक, कीटनाशक के प्रयोगों के निवेश की जानकारी हेतु सांख्यिकी सूचना का होना ये बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि आवश्यक है। और इस तरह भौगोलिक अध्ययन के लिए भी आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने आंकड़े की आवश्यकता को जाना, और भी देखते हैं। विस्तृत क्षेत्र से संबंधित जनसंख्या आंकड़ों को व्यक्तिगत, मतलब जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ हम देख के नहीं अनुमान लगा सकते कितनी जनसंख्या है, कितनी मकानें हैं, कितनी क्या है, तो उसको जनगणना होता है। ठीक है, हर 10 साल पे आपका जनगणना होता है। जैसे 2011 का जनगणना, तो उसमें उस आंकड़े से पता चलता है कि उस टाइम कितने लोग थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने अनपढ़ थे। ये सभी आंकड़े अनुमान लगा करके आज के समय में कितना वृद्धि हुआ है, कितने लोग साक्षर हैं, अभी भी कितने लोग नहीं पढ़े हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आंकड़े से ही पता चलता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर एकत्रित करना संभव नहीं हो पाता है। तो किसी बड़े प्रदेश या देश के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े विविध प्रकाशनों तथा सरकारी एवं गैर सरकारी अभिलेखों से प्राप्त किए जाते हैं। बृहद स्तरीय अध्ययनों के लिए, मतलब बड़े रूप से जो बड़े स्तर पे हैं, उसके लिए अध्ययन करने के लिए भूगोल के विद्यार्थी को जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है उसके लिए सामान्यतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों और जनसंख्या रिपोर्टों का सहारा लेना अनिवार्य हो जाता है। यद्यपि आज विश्व के अधिकांश देशों में जनगणना नियमित रूप से कराई जाने लगी, लेकिन विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई संग्रह की तकनीकी और आधार समय में पूर्णतः एकरूपता नहीं पाई जाती है, और इसके फलस्वरूप जनसंख्या के तुलनात्मक अध्ययन में काफ़ी कठिनाई होती है, और साथ ही उसकी विश्वसनीयता भी संदेहास्पद हो सकती है। और इसका मूल कारण ये भी है कि विश्व के सभी देश हर प्रकार के आंकड़े एकत्र नहीं करते हैं, और उनकी गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता भी प्रायः एक समान नहीं होती है। जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं को अध्ययन क्षेत्र की माप, उपलब्ध समय और धन तथा अध्ययन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का संग्रह और उनका प्रयोग करना आवश्यक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में आंकड़ों का महत्व। अब जनसंख्या भूगोल का जब अध्ययन किया जाता है तो वहाँ आंकड़ों का क्या महत्व, हालांकि आपको समझ में आ चुका होगा कि आंकड़ों का महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं जनसंख्या भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कदम कदम पर विश्वसनीय एवं वास्तविक आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इन आंकड़ों की प्राप्ति करना एक कठिन कार्य है। प्रायः देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्र एवं अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। इस कारण स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के तुलनात्मक विवेचन में भूगोलवेत्ता को बहुत अधिक कठिनाई आती है, और किसी विस्तृत भूभाग के जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित करने में बहुत अधिक समय, शक्ति, धन खर्च करना पड़ता है। जब तक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तब तक उस क्षेत्र में नए तथ्य उत्पन्न हो जाते हैं। वास्तव में जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के विविध पक्षों से संबंधित एक निश्चित समय अवधि के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों और अपनीतियों को ज्ञात किया जा सके। सूक्ष्म स्तर पर जनसंख्या भूगोलवेत्ता तो स्वयं आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन यदि उसे किसी देश या प्रदेश या विश्व स्तर पर जनसंख्या का अध्ययन करना होता है तो उसके लिए ये कार्य संभव नहीं है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जनसंख्या भूगोल संबंधी अध्ययनों में मूलभूत आंकड़ों के लिए जनगणनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो विश्व के अनेक देशों में नियमित अंतराल अब जनगणनाएं होने लगी। कहीं कहीं जनगणनाओं के पूरक के रूप में प्रति दर सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े प्रायः वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है,
मतलब जो सरकार द्वारा प्रकाश जो भी आंकड़े उन्हें जारी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसने बोले कि नहीं इतना आंकड़े हैं इस क्षेत्र में तो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकारी जो आंकड़े होते हैं वो वास्तविकता से कहीं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि मान लो कि कभी 10 साल पहले अगर कोई कहा कि नहीं यहाँ पे पहले स्टेशन थी और उस टाइम वो काउंट किया गया है, और भले ही वो आज नहीं है लेकिन फिर भी उसको वो उस आंकड़े में था और रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो आज के समय में नहीं है तो भी वो आंकड़े में सम्मिलित रहेगा, उसको काउंट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ समयावधि देशों की जनसंख्या वो संसाधनों, जैसे कि कहीं पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो अगर सरकारी आंकड़ों में कहीं तूफान, भूकंप, इस तरीके से लोगों, अगर मान लो कि अगर रियल में 500 से ज़्यादा लोग मरे हैं, तो वहाँ सरकारी जो आंकड़े होते हैं वहाँ पे अगर किसी ने ये आंकड़े निकल गए कि नहीं 1000 लोग कम से कम मरे हैं, तो मतलब कि मरे हैं, भले ही वो वास्तविक हो या ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा वो वास्तविकता से अधिक उनके आंकड़े होते हैं। तो कुछ समयावधि देशों की जनसंख्या व संसाधन संबंधी आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। अधिकतर विकसित देशों में जनसंख्या संबंधी आंकड़े शुद्ध और विस्तृत मिलते हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से विकासशील देशों में विश्वसनीय जनगणनाएं की जाने लगी हैं, जिनमें शुद्ध आंकड़े मिलने लगे हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या आंकड़ों की स्रोत, ठीक है। इसमें सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है। जनसंख्या भूगोल सहित लगभग समस्त शास्त्रों में 2 स्रोतों से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। एक तो हम प्राथमिक स्रोत कह सकते हैं और द्वितीयक स्रोत कह सकते हैं। इसमें कि आपका प्राथमिक में जैसे कि जो आंकड़े पहली बार व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के समूह हो गया, संस्था या संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली, अनुसूची। तो इस तरीके से ये जो है आंकड़े ये प्राथमिक स्रोत में आएंगे। द्वितीयक स्रोत में जो आंकड़े किसी प्रकाशित या अप्रकाशित साधनों के द्वारा जो एकत्रित किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, तो वो द्वितीयक स्रोत में आते हैं, जैसे कि आपका सरकारी हो गया, सरकारी आंकड़े हो गए, अर्ध सरकारी आंकड़े हो गए, अंतर्राष्ट्रीय हो गए, या फिर आपका निजी प्रकाशन, तो ये द्वितीयक में आएगा, ठीक है। तो इसमें जनसंख्या आंकड़ों के निम्नलिखित 5 स्रोत हैं। तो इसमें पहला जनगणना है, ठीक है। तो जनगणना आंकड़ों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत जनगणनाएं होती हैं। रोमन भाषा में जनगणना के लिए सेंसर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिसका अर्थ होता है कि गिने हुए व्यक्ति पर कर लगाना होता है, ठीक है। बेंजामिन के अनुसार ये कहते हैं कि किसी क्षेत्र के विशेष की संपूर्ण जनसंख्या एक अवधि विशेष में गणना करने की प्रक्रिया, जिनमें जनांकीय, सामाजिक, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करके संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। वही जॉन आई क्लर्क कहते हैं कि किसी समय विशेष पर किसी निश्चित क्षेत्र में बसे सभी व्यक्तियों के संबंधित जनांकीय आंकड़ों की संग्रह, संकलन, प्रकाशन संबंधी संपूर्ण प्रक्रियाओं को जनगणना कहते हैं, ठीक है। तो ये जनगणना के आंकड़े के स्रोत हैं, किस तरीके से आंकड़ा मतलब इकट्ठा करेंगे, ठीक है, जनसंख्या के थ्रू। तो जनगणना करेंगे यानी कि लोगों की गणना करेंगे, यानी गिनती करेंगे, ठीक है। तो एक तो तब हमें आंकड़ा की प्राप्ति होगी लोगों की गिनती करके। दूसरा वही है कि जीवन, मरण, समय या जनसंख्या पंजीयन, ठीक है। एक मिनट, हाँ, दूसरा है कि जीवन, मरण, समय, जनसंख्या या पंजीयन। जनसंख्या आंकड़े प्राप्त करने का दूसरा महत्वपूर्ण साधन जीवन, मरण, सांख्यिकी या जनसंख्या पंजीयन है। बेंजामिन ने हैंडबुक ऑफ वेटल स्टैटिस्टिकल मेथड्स 1995 में स्पष्ट किया कि जन्म, मरण सांख्यिकी से आशय मृत, जन्म, मृत्यु, कितने भ्रूण हत्या हुए, कितने विवाह हुए, तलाक कितने हुए, गोदनामा कितना हुआ, वैधानिक स्वीकृति, मान्यता, अभिशुन्यन और वैधानिक विलगाव यानी कि अलगाव सांख्यिकी के विवरण से है। जन्म, मरण सांख्यिकी के रजिस्टर जनगणना प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व ही बनाए जाते हैं। ट्यूबर का मत है कि सुदूर पूर्व में जनसंख्या रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और वहाँ परिवार की पंजीयन की आधारभूत इकाई था। ऐसे अभिलेखों में सातत्य रूप से पंजीयन होना आवश्यक है। चीन व जापान में परिवार रजिस्टर बनाए जाते थे और अभी आपने भी सुना होगा पहले परिवार रजिस्टर बनता था, अभी तो खैर कंप्यूटराइज हो गया सब, तो कंप्यूटर में ही सब
चढ़ जाता है कि पहले रजिस्टर पे भी चढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो आज भी रजिस्टर रखे गए होंगे। ठीक है, जापान में सैकड़ों वर्षों तक यह प्रथा चलती रही और वहाँ 6 वर्षों के अंतराल पर सन 1852 तक रजिस्टर बनाए गए। ठीक है, जापान में सैकड़ों वर्षों तक यह प्रथा चलती रही और वहाँ 6 वर्षों के अंतराल पर सन 1852 तक रजिस्टर बनाए गए। कोरिया में वही 1895 ईस्वी से जनसंख्या और परिवार का संकलन किया गया और आज विश्व के विभिन्न देशों में जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, गुदनामा, आवास, प्रवास, सैन्य आयु में प्रविष्ट, रोजगार में प्रविष्ट आदि के रजिस्टर बनाने की प्रथा है। ठीक है, तीसरा है नमूना या प्रदर्श सर्वेक्षण। नमूना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण जनसंख्या आंकड़ों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रतिदर्श सर्वे है। ठीक है, सर्वे करके, तो ये हमारा तीसरा है। आंकड़ा एकत्रित करने के लिए एक तो जन लोगों की गिनती करना है, दूसरा ये रजिस्टर द्वारा कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जन्म लिए हैं, कितने लोग गांव से शहरों में गए हैं, इस तरीके से दूसरा स्रोत हमारा क्या मिलेगा, रजिस्टर में। ठीक है, तीसरा हमारा आता है सर्वेक्षण करके, यानी जनसंख्या आंकड़ों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत सर्वे है और इसके अंतर्गत गाँव या नगर के चुने हुए कुछ परिवारों से प्राप्त की गई सूचनाओं को संपूर्ण देश के लिए प्रतिनिधित्वक सूचना मान लिया जाता है और एक प्रतिदर्श या नमूना संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। नमूना या प्रतिदर्श का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाता है जिससे जनसंख्या के सभी वर्गों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। अफगानिस्तान में प्रतिदर्श सर्वे द्वारा ही जनसंख्या आंकड़े प्राप्त किया जाता है। सर्वे में भी क्या है कि थोड़ा अनुमान लगा के हो सकता है, गाँव-गाँव में घूम के सर्वे करके। ठीक है, अभी भी जनगणना होता है तो सर्वे करके इसका यूज़ किया जाता है। गांव-गांव में एक किसी को गांव में जो भी मुखिया होगा उसके जिम्मेवारी हो जाता है कि भाई जितने आपके गांव में लोग हैं फैमिली वाइज, आप उनको काउंट करके आप उसको रखे रहिए, नहीं तो कुछ सरकारी कर्मचारी आएंगे, वो घूम के घरों में सबको रजिस्टर पे वो सर्वे करके अपना वो चढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या आंकड़े प्राप्त वहाँ से भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सर्वे कुशल और अनुभवी कर्मचारी द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि कभी जाए किसी घर का वो 6 सदस्य या 5 सदस्य जो भी है उन लोगों का नाम चढ़ा के रजिस्टर पे और 2-3 घर छोड़ के ऐसे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कुशल व अनुभवी कर्मचारी द्वारा किए जाते हैं। तो प्रतिदर्श सर्वे व्यवस्थित जनगणना से अधिक उपयोगी होती है और ये त्वरित आंकड़ों को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी ढंग है। ठीक है, क्योंकि ये खुद जा के घरों में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, बेकायदा वो उनको लिस्ट नाम यानी कि जो भी है अपने रजिस्टर में उसको चढ़ाता है और एक भी घर को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सबसे प्रभावी ढंग है। चौथा है जनसंख्या रजिस्टर। जनसंख्या रजिस्टरों में नागरिकों के नाम आदि का लेखा जोखा रखा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सूचियाँ बनाने में किया जाता है। स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, इजराइल, कोरिया व ताइवान में जनसंख्या रजिस्टरों को नवीनीकरण भी किया जाता है और नागरिकों की पहचान का लेखा जोखा इसी रजिस्टर से प्राप्त होता है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। जनसंख्या आंकड़ों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी है। कुछ देशों में स्वास्थ्य, उत्पादन, श्रम आदि के संबंध में विशिष्ट आंकड़े विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सांख्यिकी कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ऐसे ही विभाग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्टों में स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, डेमोग्राफिक ईयर बुक अधिक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। ग्रेट ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट, श्रम मंत्रालय में विकलांगों का रजिस्टर, भारतीय महापंजीकार की त्रैमासिक रिपोर्ट, उत्पादन तथा वितरण संबंधी जनगणना, सांख्यिकी मासिक पत्रिका आदि प्रकाशनों से महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष रूप से यह हम कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों या यथावत प्रयोग से गलत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और जब ऐसे आंकड़ों की विश्वसनीयता, उपयुक्तता और पर्याप्तता की भली भांति जांच न कर ली जाए तो उनका प्रयोग वांछनीय नहीं होता है। तो ऐसे आंकड़ों की उपयोगी बनाने के लिए उनके संपादन और समीक्षा की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आंकड़े के बारे में जाना, जो भी जनसंख्या भूगोल के आंकड़े के बारे में जाना, महत्व को जाना, स्रोत जाना कि किस किस तरीके से हम आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिर्फ आंकड़े जनसंख्या के लिए ही नहीं होता है बल्कि हर क्षेत्र में जनगणना कह रहे हैं, आंकड़े का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जनसंख्या भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।